सेशन पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मोटर व्हीकल्स रूल्स 2013 पर है। ये रूल्स आपके सब इंस्पेक्टर ईपीए एग्ज़ाम का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा हैं, क्योंकि फील्ड में आपकी सारी अथॉरिटी इसी डॉक्यूमेंट से आती है। सबसे पहले रूल 1 को देखते हैं। इसका ऑफिशियल नाम द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मोटर व्हीकल्स रूल्स 2013 है। एग्जाम में अक्सर इसकी इफ़ेक्टिव डेट पूछी जाती है, तो याद रखें कि ये दिसंबर 24, 2013 को नाफिज हुए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस कानून के तहत बनाए गए हैं, तो वो है द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 XXXVI ऑफ 1997। अब आते हैं रूल 2 पर, जो डेफिनेशंस कवर करता है। डेफिनेशंस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम क्वेश्चंस अक्सर टर्मिनोलॉजी पर बेस करते हैं। पहली डेफिनेशन है ऑथराइज्ड ऑफिसर। इसका मतलब है वो ऑफिसर जिसे डायरेक्टर जनरल ने इन रूल्स को एनफोर्स करने की इजाज़त दी हो। जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो आप ही वो ऑथराइज्ड ऑफिसर होंगे। दूसरी अहम टर्म है डायरेक्शन। ये एक रिटन ऑर्डर होता है जो गाड़ी के ओनर को दिया जाता है। इसमें लिखा होता है कि आपने पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगानी है, कोई ख़ास फ्यूल यूज़ करना है या गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी है। ये डायरेक्शन हमेशा शेड्यूल 1 डायरेक्शन स्लिप के ज़रिए दी जाती है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एग्ज़ाम के लिए ओनर की है। स्टूडेंट्स, यहाँ गलती मत करिएगा। रूल्स के मुताबिक ओनर सिर्फ वो नहीं जिसके नाम पर गाड़ी है, बल्कि इसमें ड्राइवर, कॉन्ट्रैक्टर, ऑपरेटर या गाड़ी में बैठा ऑक्यूपेंट, सवारी भी शामिल हो सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या ड्राइवर लीगली रिस्पॉन्सिबल है? तो जवाब है जी हाँ, क्योंकि वो डेफिनेशन के मुताबिक ओनर के ज़ुमरे में आता है। इन डेफिनेशंस को याद रखने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि किसके पास अथॉरिटी है और कौन लीगली रिस्पॉन्सिबल है। जब आप फील्ड में खड़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑर्डर डायरेक्शन है और सामने वाला शख्स ओनर है। इन बेसिक्स को पक्का कर लें, क्योंकि आगे सारा इन्फोर्समेंट प्रोसेस इन्हीं पर खड़ा है। चलें अब स्लाइड 2 पर चलते हैं, जहां हम कोर एनफोर्समेंट की बात करेंगे। रूल 3 हमारा कोर प्रोहिबिशन रूल है। रूल 3 साफ अल्फाज में कहता है कि कोई भी शख्स ऐसी मोटर व्हीकल नहीं चला सकता जिसमें से एयर पोल्यूटेंट्स या नॉइज़, शोर इतनी मिकदार में निकल रहा हो जो एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो। सिंपल अल्फाज में, अगर गाड़ी ज़्यादा धुआं दे रही है या उसका साइलेंसर बहुत शोर कर रहा है तो वो ऑपरेट करना इल्लीगल है। एज एन ऑथराइज्ड ऑफिसर आपका मेन मिशन इसी रूल 3 की वायलेशन को रोकना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी स्टैंडर्ड्स क्रॉस कर रही है। इसके लिए रूल 4 सब रूल्स 1 एंड 2 हमें इंस्पेक्शन का पावर और प्रोसीजर देता है। आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप अपनी एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी जिस इलाके में आपकी ड्यूटी है, वहाँ किसी भी वक्त किसी भी मोटर व्हीकल को रोककर एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये इंस्पेक्शन मंगी तंगी या अंदाजे पर नहीं होगी। रूल 4 का पहला पॉइंट ये है कि आपने हमेशा कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं। इमिशंस, नॉइज़ और स्मोक चेक करने के लिए जो डिवाइसेस आप यूज़ करेंगे उनका कैलिब्रेटेड होना लाजमी है, ताकि रिजल्ट एक्यूरेट हो। अगर आप बगैर इंस्ट्रूमेंट के या ख़राब इंस्ट्रूमेंट से चलान करेंगे तो वो कानूनी तौर पर कमज़ोर होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि टेस्ट हमेशा ऑन द स्पॉट होना चाहिए। आप गाड़ी को थाने नहीं ले जाएंगे सिर्फ चेक करने के लिए, आपने मौके पर ही चेक करना है। तीसरा और बहुत ज़रूरी पॉइंट, टेस्ट हमेशा गाड़ी के ओनर की मौजूदगी यानी प्रेजेंस में होना चाहिए। ओनर का मतलब वही जो हमने पहले पढ़ा, ड्राइवर या ऑपरेटर। उनकी प्रेजेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि वो बाद में ये ना कह सकें कि टेस्ट उनकी गैर मौजूदगी में गलत तरीके से किया गया। इस पूरे प्रोसेस का मकसद ये डिटर्मिन करना है कि क्या गाड़ी नोटिफाइड एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। अगर गाड़ी पास हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर फेल होती है तो फिर अगला स्टेप डायरेक्शन का शुरू होता है, जो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब फर्ज करें कि आपने इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली और गाड़ी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरी। अब आपका अगला कानूनी कदम रूल 4 सब रूल्स 3 to 5 के तहत शुरू होता है।
आपने मौके पर ही ओनर को एक फॉर्मल ऑर्डर देना है, जिसे हम शेड्यूल 1 डायरेक्शन स्लिप कहते हैं। ये स्लिप सिर्फ एक रसीद नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी डायरेक्शन है कि ओनर अपनी गाड़ी को ठीक करे। इस स्लिप पर आपने बहुत केयर से डिटेल्स लिखनी है। केस डिटेल्स जैसे बुक नंबर और इशू नंबर, पुलिस स्टेशन का नाम और एग्जैक्ट साइट जहां इंस्पेक्शन हुई। फिर आप वायलेशन की नेचर लिखेंगे, यानी कि गाड़ी ने धुआं ज्यादा दिया या शोर ज्यादा किया, और ये भी बताएंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड वायलेट हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि आपने ओनर को क्लियर डायरेक्शंस देनी है, मसलन रिपेयर साइलेंसर या फिक्स इंजन स्मोक। अब आते हैं सबसे बड़े एनफोर्समेंट टूल पर, रिटेनिंग डॉक्यूमेंट्स। रूल 4.4 आपको इख्तियार देता है कि एनफोर्समेंट यानी ओनर की वापसी को यकीनी बनाने के लिए आप उनका रजिस्ट्रेशन बुक, ड्राइविंग लाइसेंस या CNIC अपनी कस्टडी में रख लें। इन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स डायरेक्शन स्लिप पर नोट करना लाजमी है, लेकिन एक डेडलाइन है। आपने री इंस्पेक्शन के लिए ऐसी डेट और जगह देनी है जो पहली इंस्पेक्शन से 7 दिन से ज़्यादा ना हो। स्टूडेंट्स, रूल 4 के बाकी हिस्से आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बारे में है। एज एन ऑफिसर आपकी अथॉरिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए। सेफ कस्टडी, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लिए हैं उनकी सेफ्टी आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है। ऑफिशियल अपीयरेंस, ड्यूटी के वक्त आपने हमेशा गवर्नमेंट नोटिफाइड यूनिफॉर्म पहनना है। ग्रीन लाइट्स, आप अपनी ड्यूटी व्हीकल पर ग्रीन रिवॉल्विंग लाइट्स यूज कर सकते हैं ताकि आपकी ऑफिशियल प्रेजेंस नजर आए। असिस्टेंस, अगर काम में रुकावट हो तो आप लोकल पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मदद ले सकते हैं। डेली डायरी, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक डेली रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें हर इंस्पेक्शन, हर वायलेशन और हर यूज़ किए गए इंस्ट्रूमेंट की डिटेल हो। ये रजिस्टर कोर्ट में आपका सबसे बड़ा एविडेंस होता है। एक और बहुत अहम एग्जाम पॉइंट, डायरेक्शन स्लिप इशू करना ही लीगली एक शो कॉज नोटिस तस्वुर किया जाता है। आपको अलग से कोई नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं होती। इस स्लाइड का मकसद ये है कि आपको पता हो कि वायलेशन के बाद का पेपर वर्क कितना सेंसिटिव है। स्लाइड 4 में हम उस क्रॉस रोड पर खड़े हैं जहां 7 दिन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और ओनर वापस आया है। रूल 4 सब रूल 9 के तहत आपका अगला एक्शन री इंस्पेक्शन के आउटकम पर डिपेंड करता है। पहला रास्ता है पाथ ए, कंप्लायंस। अगर ओनर ने आपकी डायरेक्शन फॉलो की है और गाड़ी ठीक कर ली है तो आप गाड़ी को री इंस्पेक्ट करेंगे ताकि कंफर्म हो सके कि वो अब स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। अगर सब ठीक है तो आप कंप्लायंस का रिकॉर्ड यानी इन्वेंट्री बनाएंगे और ओनर को उसके रिटेन्ड डॉक्यूमेंट्स यानी CNIC या लाइसेंस वापस कर देंगे। यहाँ केस क्लोज हो जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता है पाथ बी, नॉन कंप्लायंस। अगर ओनर ने डायरेक्शन इग्नोर की है तो अब आप सख्त एक्शन लेंगे। सबसे पहले आप शेड्यूल 2 के मुताबिक तमाम रिटेन्ड डॉक्यूमेंट्स की एक ऑफिशियल इन्वेंट्री बनाएंगे। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। 1, एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी, आप डायरेक्ट जुर्माना कर सकते हैं। 2, फाइल अ कंप्लेंट, आप एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट के पास फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रूल 5 की, जो मैक्सिमम इन्फोर्समेंट यानी इम्पाउंडिंग, गाड़ी जब्त करने के बारे में है। ये तब होता है जब ओनर बिल्कुल बात नहीं मान रहा और डेडलाइन के बाद भी वायलेशन जारी है। हत्ता कि अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी लगा दी है लेकिन गाड़ी फिर भी वायलेट कर रही है, तब भी आप गाड़ी इम्पाउंड कर सकते हैं। इम्पाउंड करने का प्रोसीजर बहुत क्लियर है। आपने लोकल पुलिस की मदद लेनी है। गाड़ी को लोकल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के हवाले किया जाएगा। आप गाड़ी और उसके अंदर मौजूद आर्टिकल्स की एक मुकम्मल इन्वेंट्री बनाएंगे। याद रखें, जब्त की गई गाड़ी आप या पुलिस खुद रिलीज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन पर ही रिलीज हो सकती है। ये स्लाइड हमें सिखाती है कि कानून हमें स्टेप बाय स्टेप अथॉरिटी देता है। पहले समझाया जाता है, डायरेक्शन स्लिप, फिर फाइन किया जाता है और आखिर में गाड़ी को रोड से हटा दिया जाता है, इम्पाउंडिंग। हमारी आखिरी स्लाइड लीगल ट्रायल और रिपोर्टिंग के बारे में है। जब आप किसी नॉन कंप्लायंट ओनर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हैं तो केस एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट के पास चला जाता है। रूल 6 के तहत मैजिस्ट्रेट का रोल बहुत अहम है। वो आपकी फाइल की गई कंप्लेंट को सुनता है और अगर गाड़ी इम्पाउंड हुई हो तो वो उसे रिलीज करने का ऑर्डर दे सकता है, लेकिन अक्सर कुछ कंडीशंस के साथ। अगर जुर्म साबित हो जाए तो मैजिस्ट्रेट फाइन यानी जुर्माना इम्पोज करता है। एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट, द 30-डे रूल। रूल 6.2 के मुताबिक एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट के लिए लाजमी है कि वो ट्रायल का फैसला 30 दिन के अंदर सुनाए। ट्रायल खत्म होने के बाद फाइनल ऑर्डर की कॉपी डायरेक्टर जनरल और आप यानी ऑथराइज्ड ऑफिसर को भेजी जाती है।
अब आते हैं रूल 7 पर, जो फाइनेंशियल मैटर्स और आपकी रिपोर्टिंग ड्यूटी से मुतल्लिक है। डिपॉजिटिंग फाइन्स। चाहे जुर्माना आपने यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी लगाया हो या मैजिस्ट्रेट ने, ओनर को वो पैसे डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हेड ऑफ अकाउंट में जमा करवाने होते हैं। आपने कभी भी कैश हाथ में नहीं लेना। रिकॉर्ड कीपिंग। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने केसेस से रिलेटेड तमाम फाइन्स का मुकम्मल रिकॉर्ड रखें। वीकली रिपोर्टिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर हफ्ते यानी वीकली बेसिस पर तमाम फाइन्स और केसेस की एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनानी है और उसे डायरेक्टर जनरल को सबमिट करना है। स्टूडेंट्स, याद रखें कि शेड्यूल 2 आपकी टूल किट का दूसरा बड़ा हिस्सा है। जब आप मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो आपकी फाइल में ये चीज़ें होनी चाहिए: इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स, टेस्टिंग का प्रोसीजर, आपके री इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स और कोई पुरानी वायलेशन का रिकॉर्ड। आखिर में समरी ये है कि इंस्पेक्ट, डायरेक्ट, री इंस्पेक्ट, रिजॉल्व और एस्केलेट। आप पंजाब के एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के फ्रंटलाइन गार्डियंस हैं। इन रूल्स पर अबूर हासिल करना ही आपकी कामयाबी की चाबी है। अगर आपको पूरा सिलेबस मास्टर करना है और सब इंस्पेक्टर ईपीए एग्जाम के हर सेक्शन की तैयारी करनी है तो हमारे डेडिकेटेड सेशंस ज्वाइन करें। किसी भी सवाल के लिए आप मोहम्मद उमैर से 034166786606 पर कांटेक्ट कर सकते हैं।